तो मैंने इसको अगर आज रिवाइज किया है, मान लो मैंने मंडे को यूनिट डायमेंशन वाला यूनिट रिवाइज किया, अब ट्यूसडे को मैं इसको रिवाइज करूंगा। अब मुझे पता है कि जो मेरा ग्रेविटेशन वाला यूनिट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे लग रहा है कि मेरा वीक है ये सॉलिड वाला, तो इसको मैं वापस से वेडनेसडे को फिर से रिवाइज करूंगा। हे जेम्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि देखो नीट 2024 में अब कुछ 2 महीने से कम समय बचा हुआ है और मोस्टली बच्चे यहाँ पे अभी ऐसे होंगे जिनका सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट हुआ होगा और कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक ऐसा है जो कंफर्म है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास रोज मैसेजेस आते हैं जिसमें कोई बच्चा कहता है भैया मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन मेरे से रिविजन नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया मेरा 70-80% सिलेबस हुआ है, मेरा अभी सिलेबस भी कंप्लीशन करना है। तो दोनों ही डरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ डरा हुआ हूँ। ये जो जिसको भी लग रहा है कि सिर्फ मैं डरा हुआ हूँ बाकी सब तो कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं है, सबके सब डरे हुए हैं। पहले बात तो ये अपने दिमाग में घुसा दो। अब इन दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा, क्या 100% वाले का सिलेक्शन होगा या 70 से 80% वाले का? ये डिपेंड करता है कि कौन ढंग से रिविजन करता है इस 2 महीने में। जो इन 2 महीने में सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वही सिलेक्शन लेगा। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके साथ होता है, चाहे वो टॉपर हो, जिसने साल भर पढ़ाई की हो, जिसने लास्ट के 6 महीने ही पढ़ाई करी है, जिसने 4 महीने पढ़ाई करी, जो लास्ट के 2 महीने अच्छे से रगड़ता है वही सिलेक्शन देता है। ठीक है, मैं अपना बताऊं तो मैं लास्ट के 2 महीने में पागल हो गया था, 13-14 घंटे लगातार बैठे रहता था कुर्सी पे। सुबह 7 बजे उठूंगा तो फिर रात को ही उठता था कुर्सी से, बेड पे नहीं जाता था मैं। तो यही पागलपन आपको चाहिए अभी, ठीक है। और ये पागलपन मेरे लास्ट के 2-3 ड्रॉप्स में नहीं थे, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जिस ड्रॉप ईयर में मैंने ये दिखाया उस साल में सिलेक्ट हो गया था। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये हर टॉपर करता है, चाहे वो टॉपर हो या कुछ भी हो, उसने लास्ट में बहुत ज़्यादा रगड़ा होता है। और यही चीज़ आपको अभी करनी है। और कैसे करनी है, मैंने एक्जैक्टली कैसा प्लान फॉलो किया था, कब मैं क्या रिवाइज करता था, जो मेरे बचे हुए चैप्टर्स थे, जो वीक टॉपिक्स थे, उसको मैं कब पढ़ता था सही तरीके से, कब मैं वीडियोस देखता था और कब मैं अपना टाइम है उसको रिविजन में देता था, वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या है कि आपका मेन गोल, ये जो लास्ट 2 महीने इसका मेन गोल ये होता है कि आप अपना फ्रीक्वेंट रिविजन करो, ताकि जब 5 मई के दिन आपका मेन एग्जाम हो उस दिन आपके दिमाग में सब कुछ याद हो। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम आपने दिया उसके बाद आप सब भूल गए, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन एग्जाम के समय आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग सिर्फ देखते हैं रिजल्ट आया है नहीं आया है। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आपने बहुत मेहनत की थी पूरे साल भर, नहीं आया तो आपने मेहनत नहीं करी थी। ये कड़वी सच्चाई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो सिर्फ 2 ही लोग आपके सपोर्ट में रहते हैं, आपके मम्मी पापा। उसके अलावा आपके सारे जो रिलेटिव्स है, जो भी है, सब दिखाएंगे कि सपोर्ट में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे से आपके बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे जिसको सुन के आपको बहुत बुरा लगता है। और आपको भी पता है कि आप इस साल ये चीज नहीं चाहते हो, इसीलिए जो मैं आपको यहाँ बोलूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो समझ गए आपको करना क्या है। लास्ट 2 महीने का आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं इतना फ्रीक्वेंट रिविजन करूं कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं वो बढ़ते जाएं। जैसे मान लो आज जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे 20 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मैं जब रिवीजन करना स्टार्ट करूंगा फ्रीक्वेंट रिविजन्स, आज जो मैंने पढ़ा उसको मैं फिर से कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तो वो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट में 20 चैप्टर्स है वो बढ़ते बढ़ते 40-50 चैप्टर्स पहुंचेंगे और वीक पार्ट मेरे कम होते जाएंगे। ठीक है, और यही वीक पार्ट होंगे जिसको मैं लास्ट के 1 हफ्ते में रिवाइज करके जाऊंगा, लास्ट के दिन पढ़ के जाऊंगा। क्योंकि आपको ही पता है लास्ट के दिन आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि मैं लास्ट के दिन क्या पढ़ूंगा। ये आप कैसे कर पाओगे जब आप 2 महीने से रिवीजन करते हुए आ रहे हो, अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को बढ़ा लिया है आपने और वीक पार्ट को कम कर लिया है, और उसी वीक पार्ट को आप आखिरी के हफ्ते में रिवाइज करोगे या फिर आखिरी के दिन रिवाइज करके एग्जाम देने जाओगे। तो आपका मेन गोल इस 2 महीने का ये होना चाहिए, बेसिक गोल। अब देखो मेन टारगेट आपका क्या है, आपको 3 चीज करनी है। जो बच्चे जिनका सिलेबस सही बचा हुआ है, किसी का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, कुछ के बायो में 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, उनको वीडियोस भी देखना है। उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज रिवाइज करते रहना है, बार बार 2 से 3 बार फिजिक्स और फिजिकल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, टेस्ट देने हैं आपको। और मेन आपको जो करना है वो वोलेटाइल पार्ट्स जो भी है उसको रिवाइज करना है। अब वोलेटाइल पार्ट्स में क्या क्या आता है, आपका इनऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक आता है, बायो आती है और फॉर्मूलाज आते हैं, फिजिक्स फिजिकल के फॉर्मूलाज आते हैं। अगर आप ये कर लेते हो ना तो आप 550 मार्क्स तक पहुंच चुके हो। ठीक है, उसके बाद का गेम आपका पीवाईक्यू टेस्ट का है, ये आपको 650 तक लेके जाता है। और उसके बाद सब कुछ कॉन्फिडेंस पे है, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप 650 से 700 भी जा सकते हो, और अगर कॉन्फिडेंस आपने लूज किया तो 650 से 600 भी जा सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले डरना बंद करो, अपना एक्सपेक्टेशन कम करो। अगर आपको डर लग रहा है एक्सपेक्टेशन कम करो। कल ही मेरे से कोई पूछा था कि भैया डर लग रहा है क्या करें, एक्सपेक्टेशन कम करो, अपने आप को बिजी रखो। ओवर थिंक करना अपने आप कम हो जाएगा। जब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा तो आप ओवर थिंक कहां से करोगे। जैसे जैसे आप बिजी हो जाओगे, आप सुबह उठे आपके पास पहले से टारगेट है मेरे को ये करना है, आप पढ़ने बैठे, पढ़ते 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 आप थक गए, सो गए, सुबह उठे फिर से पढ़ने लगे, आपके पास टाइम ही नहीं ओवर थिंक करने का, और आपको इसलिए डर लगना बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको ये समझाया था और आपको मैं समझा, कभी सिलेबस बचा हुआ है तो उनको वीडियोस भी देखना पड़ेगा। जैसी ये गलती आप मत करना जो आप अभी तक करते हुए आए थे। आपने क्या किया था, पहले मैंने कोई जो चैप्टर मैंने पढ़ा था उसकी मैंने वीडियोस तो देखी थी, नोट्स भी बनाए थे, और देखने के बाद उसको छोड़ दिया था काफी लंबे टाइम के लिए। और क्योंकि मैंने उसको छोड़ दिया था, अब वो चैप्टर मेरे लिए फिर नया हो गया। ये गलती करने का अब आपके पास टाइम बचा ही नहीं। अगर आपने ये गलती करी इस बार तो अब आप नीट के बाद ही उसको जाके वापस खोल पाओगे। ठीक है, और ये आप वापस से आप नहीं कर सकते हो कि मैं 2 बार किसी चैप्टर का वीडियो देखूं, इतना टाइम नहीं बचा आपके पास। तो जो भी चैप्टर का वीडियो अब आप देखते हो उसको देखने के बाद उसके अगले दिन से ही वो रिवीजन पार्ट में आपका शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे रफली बताता हूँ कि मेरा क्या शेड्यूल था और आपको कैसा शेड्यूल आपको बनाना चाहिए रफली। ठीक है, और ये जो मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव शेड्यूल था। ठीक है, इससे ज्यादा इफेक्टिव शेड्यूल मुझे लगता है बनाया जा सकता है, और ये मैंने एक्जैक्टली 2 से 3 महीना फॉलो किया था। इससे ज्यादा फॉलो कर भी नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा ये हेक्टिक शेड्यूल था। ठीक है, लेकिन 2 महीने आप कर सकते हो, और अगर आप 2 महीने कर लिया आपने तो आप मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है आपको,
सबसे पहले सुबह उठोगे, मैं सुबह पढ़ना पसंद करता था, ठीक है। तो सुबह मैं उठ जाता था, सुबह उठने के बाद 7 से 9 जो पहला शिफ्ट होता था उसमें मैं क्या करता था, जो मेरा नया टॉपिक है, जैसे मेरे को मान लो बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में नहीं पढ़ा था तो मेरे को उसको पढ़ना था, तो मैं उसको पढ़ता था 7 से 9 के बीच। 2 घंटे में मान लो मेरा चैप्टर नहीं हो पाया, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद मैंने उस चैप्टर को बंद कर दिया, जितना मेरा हो पाया उतना मैंने किया। उसके बाद अगले दिन मैं फिर से 7 से 9 में करूंगा उसको, ठीक है। इस तरीके से करता था। तो मेरा 2 दिन में मान लो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस खत्म हो गया। उसके बाद मेरे को इनऑर्गेनिक में कुछ पढ़ना था, पी ब्लॉक, वो मैंने नया पढ़ लिया इसमें। या मान लो मेरे को कोई लेक्चर देखना था फिजिक्स का, एक टॉपिक का, तो मैंने उसको देख लिया। इस तरीके से करके मैं नया टॉपिक साइड बाय साइड सुबह उठ के कर लेता था। इसके बाद 9:30 से 11:30 के बीच मेरे को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिवाइज करना होता था, ठीक है। मैंने क्या किया था, उसको एक ग्रुप में बांट लिया था। जब स्टार्ट मैंने किया था तो मैं 13-14 ग्रुप को साथ में रिवाइज करता था, 15-16 को उसके बाद 17-18 साथ में, फिर डी ब्लॉक एक दिन और एफ ब्लॉक एक दिन, ठीक है। वैसे मैंने ऑर्गेनिक को डिवाइड कर लिया था, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्किन, हेलोइन में, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एमाइंस को साथ में करता था। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला करता था क्योंकि बड़ा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल और प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड वाला जो पार्ट है जीओसी का, उसको साथ में करता था। इस तरीके से मैंने ग्रुप में बांट लिया था। अब ये तो मैं स्टार्टिंग में करता था। जैसे जैसे मैं इसको रिवाइज करते गया और मेरा ये स्ट्रॉन्ग होते गया, तो तब मैं क्या करता था, 13, 14, 15, 16 को साथ में रिवाइज करता था, 17, 18 को साथ में रिवाइज करता था एफ ब्लॉक के साथ, और डी ब्लॉक को एक दिन। मतलब ये मेरा जो पहले 5 दिन का काम था, 3 दिन का काम हो गया था, ठीक है। सिमिलर तरीके से मैं इसको भी करने लगा रिएक्शन कॉपी के थ्रू। पहले मैं एक चैप्टर को रिवाइज करता था, अब मैं 2 या 3 चैप्टर को रिवाइज करने लगा साथ में। तो ऐसे करते करते आपको इंक्रीज करते जाना है, क्योंकि जो चीज़ आप आज रिवाइज कर रहे हो, आपको उसको रिवाइज करने में 1 घंटा लग रहा है, अगले दिन उसको रिवाइज करने में आपको 45 मिनट लगेगा, ठीक है। उसके अगले दिन रिवाइज करने में आपको और कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप ज़्यादा चैप्टर्स को एक ही दिन के अंदर रिवाइज कर पाओगे। और अगर एक दिन आप ज़्यादा चैप्टर रिवाइज करते हो तो आप उसको ज़्यादा टाइम रिवाइज कर पाओगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर पाओगे। यही आपका टारगेट होना चाहिए। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है रिविजन के लिए, इसको करने के लिए आपको जिस दिन आप ह्यूरिस्टिक देखते हो, मान लो आपने 13-14 ग्रुप का ह्यूरिस्टिक आज देखा, तो कल से 13-14 का रिवीजन आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 13-14 का देख लिया, वो रिवीजन में चल रहा है पीछे से, सुबह उठते रिवाइज कर लिया। उसके बाद जो आपका टाइम है उसमें आपने 15-16 मान लो आज पढ़ा, ठीक है, ह्यूरिस्टिक से बहुत छोटे छोटे लेक्चर है, उसको देख लेना। उसके बाद अगले दिन आपका 15-16 आपके रिवीजन में घुस जाएगा। तो क्योंकि आप 13-14 2 दिन से रिवाइज करते हुए आ रहे थे, अब एक दिन आप उसका गैप दे दो, 15-16 को आज रिवाइज कर लो, फिर आज आपने रिवाइज किया, कल फिर से 15-16 को रिवाइज कर लो। और जैसे आपको लगे अरे मेरा 13-14 बहुत पुराना हो गया, मैं भूल रहा हूँ, आपने फिर से 13-14 को रिवाइज कर लिया। इस तरीके से जैसे आपको लगे अरे मेरा वो भूला भूला लग रहा है, आपने उसको फिर से रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखना कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे, जीओसी, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चैप्टर्स थे। इसको मैं हफ्ते में एक दिन रिवाइज कर लेता था, काफी था। कैसे रिवाइज करता था, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेता था हफ्ते में। संडे का मैंने टाइम रखा था कि मैं इन चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगा, उस दिन मैं ये सब नहीं देखूं, ऐसे करता था मैं इसको। उसके बाद 12 से 2:30 के बीच मैं फिजिक्स और फिजिकल के जो 2 पेज नोट्स मैंने बना रखे हैं, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, उसको रिवाइज करता था। उसमें से 1.5 घंटा टाइम मैंने फिजिक्स के लिए दिया हुआ था और 1 घंटा फिजिकल के लिए। मैंने क्या किया था, फिजिक्स को बांट लिया था 4 ग्रुप्स में, जिसमें यूनिट डायमेंशन से ग्रेविटेशन तक के चैप्टर्स आते थे पहले में, दूसरे में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से वेव्स तक, 11th यहाँ पे खत्म हो गया, तीसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड से EMW तक, और चौथे में रे ऑप्टिक्स से सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर्स आते थे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको बांटा हुआ था, जिसमें से मैंने इसको और क्लासीफाई किया हुआ था कि जैसे यूनिट डायमेंशन से ग्रेविटेशन वाला जो यूनिट है ये मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं इसको कभी कभी क्या करता था, 2-3 दिन का गैप देता था। मान लो मैंने आज रिवाइज किया, अब मैं इसको 3 दिन तक छोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि मेरा यूनिट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा प्रॉपर्टीज और सॉलिड और वेव्स वाला यूनिट जो है वो वीक है। तो मैंने इसको अगर आज रिवाइज किया है, मान लो मैंने मंडे को यूनिट डायमेंशन वाला यूनिट रिवाइज किया, अब ट्यूसडे को मैं इसको रिवाइज करूंगा। अब मुझे पता है कि जो मेरा ग्रेविटेशन वाला यूनिट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे लग रहा है कि मेरा वीक है, ये सॉलिड वाला, तो इसको मैं वापस से वेडनेसडे को फिर से रिवाइज करूंगा। और अब मुझे लग रहा है कि यार 2 दिन का गैप हो गया, मेरे को फिर से ग्रेविटेशन रिवाइज करना चाहिए, तो फिर से मैं इसको थर्सडे को रिवाइज करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। जो आपका वीक पार्ट है उसको आपको लगातार 2-3 दिन रिवाइज करना है, और जैसे लगे कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट भूला भूला लग रहा है, आप वापस से स्ट्रॉन्ग को रिवाइज कर लोगे। इस तरीके से आपको अपने वीक पार्ट को ज्यादा टाइम देना है, और कभी कभी फिर से स्ट्रॉन्ग को रिवाइज करते रहना है, कि ताकि आपको जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो वीक ना हो जाए, ठीक है। ये आपको करनी है। तो ये जो टाइम होता था, इसमें मैं सिर्फ फॉर्मुलाज और कंसेप्ट रिवाइज करता था, जो कि मेरे 2 पेज नोट्स में लिखे होते थे। अच्छा, अब हो सकता है स्टार्टिंग में आप मान लो आपने टारगेट ये लिया लेकिन हो नहीं पाए, तो जितना हो पाएगा उतना करके छोड़ देना है। उसके बाद अगले दिन जब रिवाइज करने आओगे तो जो आपका बचा हुआ पार्ट है उससे स्टार्ट करना और फिर पीछे जाना। इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे ही मैंने फिजिकल को ऐसे डिवाइड किया था, जिसमें पहले ग्रुप में मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और रिडॉक्स आता था, दूसरे में थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम आता था, तीसरे में आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स आती थी, और चौथे में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पीरियडिक क्लासिफिकेशन। ये चीज़ इनऑर्गेनिक का है, लेकिन इसके पीवाईक्यूज तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता था, लेकिन जो इसके कंसेप्ट्स और 2 पेज नोट्स मैंने बना रखे थे उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करते रहता था इसके साथ फिजिकल में ही, ठीक है। क्योंकि इसके कंसेप्ट भी देखने पड़ते हैं, क्या ट्रेंड है, क्या रूल है, वो सब देखना पड़ता था, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर लेता था। इसमें देखोगे तो फिजिकल में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। अब ये आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसको आप इजीली हफ्ते में एक बार रिवाइज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना पड़ेगा ये और ये यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आपको देना है टाइम, कि हफ्ते में आपने एक दिन इसको रिवाइज कर लिया काफ़ी है, और हफ्ते में 2 दिन आपने लगातार, मान लो ट्यूसडे को रिवाइज किया, फिर वेडनेसडे को फिर से इसको रिवाइज कर लिया, तो अब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने आज पढ़ा, कल पढ़ा। अब अगर आप इसको 2 दिन छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम पे,
ठीक है, उस टाइम में आप नया चैप्टर कुछ घुसा लो उसमें, ऐसे आपको करना है। उसके बाद मैं क्या करता था 3:30 से 6:30 के बीच, या तो अगर उसमें टेस्ट है कोई फुल सिलेबस तो मैं देता था, अदरवाइज मैं उसमें PYQ सॉल्व करता था फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, टारगेट मेरा ये होता था कि मैं 2 से 3 फिजिक्स के चैप्टर सॉल्व कर लूँ और 2 फिजिकल के। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया 2 से 3 कैसे कर लेते हो सॉल्व, तो पहले एक बार तो मैंने पहले किया हुआ था। अब जब मैं वापस से सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता था, मैं सोचता था क्वेश्चन पर कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है, पीछे सॉल्यूशन खोल के देखा कि अगर वैसे ही सॉल्व किया मतलब मैंने ठीक सोचा है, तो मैं उसको वापस से लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता था। मैं सिर्फ वहीं लिख के करता था जब मेरे को लगे कि अरे ये तो मैंने गलत सोच लिया है, फिर मेरा गलत हो गया या मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं वहीं तब उसको लिख के सॉल्व करूँगा। ठीक है, और जब मैं एक बार सॉल्व करूँ तो मैं उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता था। इस तरीके से आप 2 से 3 बार PYQ को सॉल्व करोगे कम टाइम के अंदर। ठीक है, ये आपको करना होगा PYQ के लिए, और इसमें मोस्टली उनके PYQ सॉल्व करना जो आपके वीक पार्ट्स है। जैसे कि अगर इसमें जाओगे तो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम की PYQ आपको बार बार सॉल्व करने हैं, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इनके PYQ बार बार सॉल्व करने हैं। वैसे यहाँ पे आओगे तो रे ऑप्टिक्स के सॉल्व करोगे बार बार, AC EMI इनके सॉल्व करोगे, है ना, वेव्स के सॉल्व करोगे। जो भी आपको वीक पार्ट लगता है उनके PYQ आपको बार बार सॉल्व करने हैं। जो चीज आपका वीक है उसको अगर आपने आज सॉल्व किया उसको कल भी सॉल्व करो, फिर एक दिन का गैप दो, फिर परसों सॉल्व करो। इस तरीके से आपको करना है, तब जाके वो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद 7 से 11 के बीच मैं अपना बायोलॉजी रिवाइज करता था एंड में, क्योंकि बायोलॉजी सबका स्ट्रॉन्ग होता है और एंड में आप इसको लेट के आराम से थक चुके होते हैं बैठे बैठे, तो आराम से आप लेट के कैसे भी करके चलते हुए बायो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ NCERT रिवाइज करना होता है इसमें मैं मेनली क्या करता था, यूनिट वाइज रिवाइज करता था, और एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर डेली का टारगेट मैंने इनिशियली रखा था, और मैं कर लेता था इनिशियली, क्योंकि 4 घंटे में आप इजीली कर लोगे 4 से 5 चैप्टर, चाहे कितना ही स्लो पेस हो आपका। और बाद में मैं इसको 8 से 9 चैप्टर तक ले गया था। अब ये एक्जैक्टली कैसे करना है मैंने समझाया है पिछली वीडियोस में, तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से बायोलॉजी को कैसे आप एक दिन के अंदर 2-2 यूनिट 3-3 यूनिट रिवाइज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप अभी 250 से 260 मार्क्स पे हो तो आप इजीली 2 महीने में 340+ मार्क्स तक जा सकते हो। ठीक है, और जो भी बच्चे पूछेंगे भैया मेरे को 550 चाहिए कैसे मैं जाऊँ, तो बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। 2 महीने में बायोलॉजी इजीली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, 340+ तक जा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, रोज बस NCERT खोलनी है, बायो रिवाइज करना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो यहाँ बताना चाहूँगा, जो कोई नहीं बताता है आपको, सब बोलते हैं कि आराम से टाइम निकालो, PYQ सॉल्व करो, बायो इनऑर्गेनिक, कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप खाना खा रहे हो ना, 3 टाइम आप खाना खाओगे, दिन में नाश्ता करोगे, दोपहर में खाना खाओगे, रात को खाना खाओगे, उस समय आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या बायो का PYQ सॉल्व करना। जब भी आप खाना खाओगे, क्योंकि उसमें सॉल्व करना पड़ता नहीं है, आपने सामने फोन खोला या जो भी आपका बुक है PYQ खोला, क्वेश्चन पढ़ा, मन में सोचा, मन में आंसर टिक किया, सॉल्यूशन देख लिया पीछे से। ठीक है, ये आपको करना होता है। तो खाना खाते समय आप इनका PYQ रखना। ठीक है, इजीली आपका हो जाएगा। ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया ये आपका मोस्ट इफेक्टिव शेड्यूल है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट शेड्यूल नहीं हो सकता है। ये कुछ 13 से 14 घंटे का शेड्यूल है, और ये मैंने 2 महीने के लिए फॉलो किया था लगातार। इस समय एनर्जी आपकी हाई रहती है, आपके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, तो आपको करना ही करना है। इस चीज़ को आप यूज़ करो अपने इसमें, जो आपका गुस्सा है, जो आपका डर है, उसको इसमें लगाओ और बैठो पढ़ने के लिए। डर के मारे बैठो, लेकिन पढ़ो रोज। ठीक है, और 13 घंटे बैठो, आपको इजीली आपका मार्क्स जो भी है बूस्ट होते हुए दिखेगा। आप अगर आज 500 पे हो तो आप 1 महीने 2 महीने के अंदर 600+ चले जाओगे। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछो, मैं समझा दूंगा। बाकी तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब टेक केयर, और कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो बताना मेरे को, मैं बना दूंगा। ठीक है, बाय।